हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्कैंड एजुकेशन। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा था और इस लेक्चर में हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो न्यूटन के थर्ड लॉ का ही एक पार्ट है, उसी में से ये निकल कर आया हुआ है। ठीक है, तो इसके जो किताबी डेफिनेशन है उस पर तो हम लोग कुछ देर बाद आएंगे। पहले समझते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट से जाकर टकरा गया तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो भी मोशन में आ गया। ये आप लोग देखते होंगे अक्सर एग्जांपल, जैसे एक ट्रक है, ठीक है, हाईवे पर एक ट्रक जा रहा है और उसके सामने एक गाड़ी जा रही है। मान लो उसके सामने एक गाड़ी जा रही है। अब ट्रक जब गाड़ी से टकराएगा, पीछे से आकर इस ट्रक ने गाड़ी को टक्कर मार दी तो गाड़ी का क्या होगा, गाड़ी आगे चली जाएगी ना, गाड़ी आगे चली जाएगी। और क्या होगा, तो देखो गाड़ी की जो स्पीड है वो हल्का सा बढ़ जाएगी, गाड़ी की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और जो ट्रक की स्पीड है वो कम हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, तो देखो वहाँ पर क्या हुआ है, वहाँ पर मोमेंटम का एक्सचेंज हुआ है, मोमेंटम का एक्सचेंज हुआ है। ये सबसे पहली बात तो ये है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ये सिर्फ दो ऑब्जेक्ट पर लगता है, और दो ऑब्जेक्ट पर भी कब, जब उनका कोलाइजन होगा तब। ये कोलाइजन से रिलेटेड है, यहाँ पर होने वाला है धमाका दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इट स्टेट्स दैट सम ऑफ टोटल मोमेंटा, ठीक है, सम मतलब एडिशन, जोड़ रहे हैं। ठीक है, सम ऑफ टोटल मोमेंटा, ये मोमेंटा क्या लिखा है, तो देखो आप लोग जब एक ऑब्जेक्ट की बात आएगी तो हम लोग उसके मोमेंटम के लिए मोमेंटम वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन जब दो ऑब्जेक्ट की बात आएगी तो उनके टोटल मोमेंटम के लिए हम लोग एक वर्ड यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मोमेंटा। ये मोमेंटा क्या है, तो ये प्लूरल फॉर्म ऑफ मोमेंटम है। ठीक है, जैसे माउस का माइस होता है, माउसेस नहीं होता है, तो सेम वैसे ही मोमेंटम का मोमेंटम्स नहीं होगा, मोमेंटा होगा। ठीक है, तो सम ऑफ टोटल मोमेंटा ऑफ बोथ द बॉडीज, दोनों बॉडी का, बिफोर एंड आफ्टर कोलाइजन रिमेन्स सेम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। अब ये जो कोलाइजन है ये कैसे भी हो सकता है एक ऑब्जेक्ट ये हो, एक ऑब्जेक्ट ये हो, दोनों सामने से आकर एक दूसरे को मार दे। दूसरा कंडीशन भी हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट ये हो, एक ऑब्जेक्ट ये हो, ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो और ये ऑब्जेक्ट मोशन में हो, इसने पीछे से आकर के इसको टक्कर मार दी। ठीक है, एक और कंडीशन हो सकता है, ये दोनों ऑब्जेक्ट मोशन में हो लेकिन ये जो आगे चल रहा है ना उसका स्पीड थोड़ा धीरे हो, तो जिसका स्पीड ज्यादा होगा वो पीछे से आकर के ऐसे इसको मार देगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझा होगा कि इट स्टेट्स दैट सम ऑफ टोटल मोमेंटा ऑफ बोथ द बॉडीज बिफोर एंड आफ्टर कोलाइजन रिमेन्स सेम। मतलब कि दो बॉडीज हैं, उनका कोलाइजन होने से पहले और कोलाइजन होने के बाद उनका जो सम ऑफ टोटल मोमेंटा, उन दोनों के मोमेंटा का जो सम है वो कंजर्व रहता है, वो सेम रहता है। इसका एग्जांपल भी हम लोग देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्ट है, दोनों बॉल ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बॉल है ये इस साइड जा रहा है और ये जो बॉल है ये इसके साइड आ रहा है, ये जो बॉल है ये इस साइड जा रहा है और ये जो बॉल है ये इसके साइड आ रहा है। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद दोनों का टक्कर होगा ना, दोनों का कोलाइजन होगा। ये इस साइड मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, ये इस साइड मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। तो जब दोनों का टक्कर होगा तो उसके बाद क्या होगा, दोनों ऐसे, ठीक है, दोनों से टच में आ जाएंगे, दोनों का टक्कर होगा। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इस साइड फोर्स लगाएगा ना, ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, अरे मान लो अभी सामने से कोई बैल आ रहा है, ठीक है, और मेरे को उससे लड़ाई करनी है, तो वो जो बैल आ रहा है तो मैं उससे मारने के लिए जाऊंगा तो मैं उसके साइड फोर्स लगाऊंगा ना, मैं उसके साइड फोर्स लगाऊंगा और वो भी मेरे साइड फोर्स लगाएगी। तो ये जो है ये बॉल इस पर फोर्स लगा रहा है, इस साइड, डायरेक्शन बताना जरूरी है। ये जो बॉल है ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, इस साइड। कौन फोर्स लगा रहा है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है ना, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये सेकंड। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है मतलब F1 किस पर लगा रहा है, दूसरे ऑब्जेक्ट पर, यानी कि F1 2 1 मतलब जो पहले लिखा रहेगा वो फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स मतलब उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। ठीक है, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है और कौन लगा रहा है, तो पहला ऑब्जेक्ट लगा रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग आएंगे, ये F12 F21 क्या लिखा है वो हम लोग अगले में डिस्कस करेंगे, अभी कुछ देर बाद ही। जस्ट इस टाइम पे ये समझ लो कि ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, और ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट है ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में।
ठीक है, ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, डायरेक्शन बताना जरूरी है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद यहाँ पर जब हम लोग, फिर इसके बाद ये इस साइड चली जाएगा और ये इस साइड चले, दोनों ऐसे आ रहे थे, दोनों टक्कर लगी, फिर दोनों वापस अपने अपने रास्ते चले गए, दोनों ऐसे आ रहे थे, टक्कर लगी, फिर वापस अपने अपने रास्ते चले गए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर, याद करो, इसने इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया है, एक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो ये वापस यहाँ पर चले जाएगा, फोर्स लगेगा ना, तो वापस अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज कर लेंगे, ऐसे चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनका मोमेंटम था, यहाँ पर जो इनका मोमेंटा था और यहाँ पर जो इनका मोमेंटा, ठीक है, वो क्या होगा, वो सेम होगा। सेम क्यों होगा, यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, दोस्तों बहुत सारे कंजर्वेशन के लॉ होते हैं। अब कंजर्वेशन मतलब क्या, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका कभी भी विनाश नहीं हो सकता है, ठीक है। एक बार आप इसको नोट कर लिए, हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए, तो ये कुछ एक और डेफिनेशन लिखी है, ठीक है, उसी लैंग्वेज में लिखा है, बट दोनों के वर्ड्स अलग अलग है। आप लोग एग्जाम में किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। देखो, इन अदर वर्ड्स, टोटल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, सिर्फ दो ऑब्जेक्ट का, इज कंजर्व रहता है इवन आफ्टर द कोलाइजन, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स का जो टोटल मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम वो कंजर्व रहता है। स्टार्टिंग में ये दोनों ऑब्जेक्ट थे, चल रहे थे, ब्लैक वाले का स्पीड ज़्यादा था, ब्लैक वाले ने ब्लू वाले को टक्कर मारी और ये वापस आगे चलने लगे। तो बिफोर कोलाइजन और आफ्टर कोलाइजन इनका जो सम है वो कंजर्व रहता है, वो सेम रहता है। देखो, इसका सिंपल सा मतलब आप लोग को बताता हूँ, ये सब याद रखो, भूलो मत, लेकिन इसका सिंपल सा मतलब समझते हैं। इसका सिंपल सा मतलब पता है क्या है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट, पहले मैं एक कंडीशन ले रहा हूँ ना, इसकी 2-3 कंडीशन होती है, लेकिन मैं पहले एक कंडीशन ले रहा हूँ। पहले एक कंडीशन ये है कि एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, दूसरा ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। तो जब ये मोशन वाला ऑब्जेक्ट इस रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को हिट करेगा, तो ये जो रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट है ना, ये भी मोशन में आ जाएगा। इसका सिंपल सा मतलब ये है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, जब हम लोग कंचे खेलते हैं, गोटियाँ खेले हो तो देखे रहेंगे, एक कंचा जो रहता है वो यहाँ पर ऐसे 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 रहता है, और दूसरा कंचे से हम लोग इसको मारते हैं ऐसे, तो ये जो कंचा रहता है ये भी उड़कर कहीं चले जाता है, ये भी उड़कर कहीं चले जाता है। तो वहाँ पर हुआ क्या, वहाँ पर जिस कंचे से मैं इसको मार रहा था, इस कंचे का जो मोमेंटम है वो इसमें ट्रांसफ़र हो गया। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि इस कंचे का जो स्पीड है वो स्लो हो जाता है, वो थोड़ा स्लो हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसका स्पीड कहाँ चले गया, इसमें चले गया, इसको मोशन में लाने में चले गया, इसको जो मोमेंटम है वो इसमें ट्रांसफ़र हो गया। चलिए, इसका मैं एक छोटा सा आपको एक प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ, ध्यान से देखना, हंसना मत, ठीक है। ये देखो, यहाँ पर मैंने दो ऑब्जेक्ट लिए हैं। एक ये ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने अपने हाथ में ऐसे पकड़ के रखा है, ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, रेस्ट पर है, ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। अब जैसे ही मैं इस मोशन वाले ऑब्जेक्ट से इस रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को मारूंगा, तो ये जो रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट है ये भी मोशन में आ जाएगा। ध्यान से देखना, 1 2 3, देखा। तो अब आप लोग देखा होगा कि वो जो रेस्ट पर था वो सिर्फ रेस्ट पर नहीं था, वो भी उसके साथ मोशन में आ गया था। और जो बॉल थी उसका जो टाइम है, उसका जो थोड़ा सा स्पीड है वो थोड़ा सा स्लो हो गया। तभी हम लोग को ऐसे कभी कभार नहीं दिखता है, लेकिन स्लो हो जाता है। मैं आपको एक बार और करके दिखाता हूँ, आप लोग को एक बार और देखना है। ये मोशन में, ये रेस्ट पर है। जब मैं इस मोशन वाले ऑब्जेक्ट से इस रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को मारूंगा तो ये रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट भी मोशन में आ जाएगा। 1 2 3, देखा। आई होप आप लोगों ने देखा होगा। चलिए, वो दोनों तो कहीं और चले गए हैं, ठीक है। तो और ऐसे एग्जांपल्स हम लोग कहाँ देखते हैं, हम लोगों ने बहुत सारे एक्सीडेंट, जैसा नहीं होना चाहिए लेकिन कभी कभार हो जाता है कि एक गाड़ी ने दूसरे गाड़ी को टक्कर मार दी, तो वहाँ पर भी ये सब होता है। और कहाँ कहाँ देखें, तो आप लोगों ने ये वाला गेम खेला रहेगा, आप लोगों ने ये वाला गेम खेला रहेगा ना कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट को ऐसे हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट लाइन से लगाते हैं, ऐसे ऐसे। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये तीसरा ऑब्जेक्ट है, ये चौथा ऑब्जेक्ट है, ये पांचवा ऑब्जेक्ट है, ये छठवां ऑब्जेक्ट है। ऐसे गेम खेले हो। फिर जैसे ही मैं इसको पुश करता हूँ तो ये इसको टक्कर मारता है, फिर ये इसको टक्कर मारता है, 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 ऐसे गिरते जाते हैं ना, गिरते जाते हैं। ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर ही डिपेंड है, ठीक है।
तो यहाँ पर तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो गए, बट हम लोग यहाँ पर सिर्फ दो ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो दो ऑब्जेक्ट्स का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, कब तक? जब तक वो मतलब बिफोर कोलाइजन और आफ्टर कोलाइजन। आई होप आपको ये समझ गया होगा। इसका एक डेरिवेशन भी है छोटा सा। अब ज़रूरी नहीं है, अब ज़रूरी ये है कि देखो इस पहले कैसा था, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था, ये ऑब्जेक्ट मोशन में था। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ये दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ आए सामने से, और सामने से एक दूसरे को टक्कर मार दे, सामने से आए सामने से टक्कर मार दे, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ये ऑब्जेक्ट स्लो चल रहा है, ये ऑब्जेक्ट फास्ट चल रहा है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे, समझे? ठीक है, तो अभी इसका एक छोटा सा डेरिवेशन भी हो, डेरिवेशन भी हम लोग फटफट देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको एक कंडीशन दिया गया है, बहुत आसान है। दो ऑब्जेक्ट है, तो पहले ये ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे चल रहे थे। इस वाले ऑब्जेक्ट का जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है m1 मास का, ये m1 मास का, ये m2 मास का, ठीक है। ये m1 मास का जो ऑब्जेक्ट है उसका u1 जो था वो इस u2 से ज़्यादा था। अरे भाई, जब पीछे वाले ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी आगे वाले से ज़्यादा होगा तभी तो उससे टकराएगा, नहीं तो उससे बीच में ही रुक जाएगा। अरे भाई, अगर बताओ, अगर मान लो चोर आगे भाग रहा है, पुलिस पीछे खड़ी है, तो पुलिस अगर चोर से धीरे भागेगी तो पकड़ पाएगी क्या? वैसे ही अगर ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट से धीरे चलेगा, धीरे स्पीड में चलेगा, तो क्या कभी ये इस ऑब्जेक्ट को टक्कर मार पाएगा क्या? कभी नहीं मार पाएगा। अगर ये u1 छोटा होता u2 से तो ये कोलाइजन कभी होता ही नहीं, कभी नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को कोलाइजन का एक इक्वेशन निकालना है, ठीक है। अभी वो इक्वेशन कैसा होता है वो पूरा डिराइव करेंगे हम लोग। पहले इसको समझ लो कि कंडीशन में क्या हो रहा है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है जो कि कुछ इनिशियल वेलोसिटी चल रहा है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है जो कि कुछ इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा है। दोनों ऑब्जेक्ट चल रहे हैं। इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने सेकेंड ऑब्जेक्ट को टक्कर मारी, ठीक है। टक्कर मारने के बाद क्या हुआ, जब जैसे टक्कर मारी उसके बाद दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगे। ऐसा देखे हो ना, ऐसे देखे हो, ऐसे दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टक्कर मारते तो फिर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगते हैं, ठीक है। तो अभी देखो, अभी हम लोग को ये जो निकला है ये न्यूटन के थर्ड लॉ से ही निकला है। अब न्यूटन का थर्ड लॉ लगेगा कहाँ पर? जहाँ पर एक्शन रिएक्शन पेयर होगा। तो यहाँ ये जो बीच वाली कंडीशन जहाँ पर उन दोनों का कोलाइजन हो रहा था वहाँ पर एक्शन रिएक्शन पेयर होगा। अब एक्शन किसका होगा, रिएक्शन किसका होगा? तो देखो हम लोग को नहीं पता है कि किसने किसको पहले टक्कर मारी, ठीक है। कौन किससे जाके टकराई ये हम लोग को नहीं पता है ना, ठीक है। फिर भी हम लोग मान सकते हैं कि पहले इसने इसको टक्कर मारी, उसके बाद इसने अपना रिएक्शन दिया। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लोग F12 F21 जो पहले बता रहा था वो भी यहाँ पर लिख लेते हैं। मुझे बताओ, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट इस सेकेंड ऑब्जेक्ट को टक्कर मार रहा है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट इस सेकेंड ऑब्जेक्ट को टक्कर मार रहा है, तो ये इस साइड फोर्स लगाएगा ना। ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ये दूसरे ऑब्जेक्ट पर इस साइड फोर्स लगाएगा, तो इस साइड फोर्स लगाएगा तो इस साइड लगेगा क्या? यहाँ पर बीच में लगेगा, लेकिन एक्चुअली बीच में अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पर पूरा आपको दिखेगा नहीं, तो इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन। तो अभी वो फोर्स किस पर लगेगा? ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है, फोर्स 2 पर लगेगा ना, फोर्स दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगेगा। कौन से ऑब्जेक्ट के द्वारा? फर्स्ट ऑब्जेक्ट के द्वारा। इसको क्या बोलते हैं? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू ऑब्जेक्ट 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब जिस टाइम पे ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट को पुश करेगा उसी टाइम पे ये रिएक्शन फोर्स देगा, और रिएक्शन फोर्स भी इसके कौन सा डायरेक्शन में होगा? अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होगा? सेम होगा। तो ये इस डायरेक्शन में उस पर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ये फोर्स किस पर लग रहा है? ये फोर्स, ये वाला जो फोर्स है वो किस पर लग रहा है? फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर लग रहा है ना, फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर लग रहा है। कौन लगा रहा है? दूसरा। तो ये होगा F12, ये होगा F21। ऐसा क्यों? ये 2 जो पहले लिखा रहेगा इसका मतलब है कि उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, इसका मतलब है कि उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, और जो बाद में लिखा रहेगा इसका मतलब कि वो लगा रहा है। अगर मैंने लिख दिया F21, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है। कौन लगा रहा है? और वो फोर्स दे कौन रहा है उसको? वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट लगा रहा है। अगर मैं लिख दिया F12 तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है, और कौन लगा रहा है? सेकंड ऑब्जेक्ट लगा रहा है। आई होप आपको ये F21 F12 का समझ गया रहेगा। एक बार आप इसको देखिए सिर्फ 2 मिनट के लिए, ठीक है। देखिए, तो यहां पर आप, आई होप आप लोग को ये पता चल गया होगा
ठीक है। अब ये एफ, इस बस इतना समझ कर रखो कि जो पहले लिखा रहेगा उसका मतलब है कि उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, और जो बाद में लिखा रहेगा इसका मतलब है कि वो फोर्स लगा रहा है। ठीक है, वो फोर्स लगा रहा है। तो अब मुझे बताओ, अगर न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये दोनों एक दूसरे को टक्कर मार रहे हैं, ये इस पर एक्शन फोर्स लगा रहा है, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड का सेम फोर्स लगा रहे हैं, रिएक्शन फोर्स लगा रहा है, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। सेम होगा ना, सेम होगा। इसका मतलब जो F12 होगा, जो F12 होगा वो सेम होगा किसके? F21 के। बोलो ये सही लिखा है? बोलो ये सही लिखा है क्या? दोनों का जो मैं, अरे भाई ये जितना फोर्स लगाएगा वो भी तो उतना ही फोर्स लगाएगा। यही तो न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है, यही तो न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है। पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, याद करो, कि अगर दीवार है, दीवार को मैं जितने फोर्स से मारूंगा दीवार भी मुझे उतने ही फोर्स से मारने वाली है। ठीक है, मैं अगर उसको 10 न्यूटन के फोर्स से मारूंगा दीवार भी मेरे को 10 न्यूटन के फोर्स से ही मारेगी, बशर्ते दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। तो यहां पर भी तो वही हो रहा है, अगर ये इसको 2 न्यूटन से मारेगा तो ये भी उसको 2 न्यूटन से ही मारेगा, भले ही से इसका मास ज्यादा हो। मुझे पता है ये पावरफुल है क्योंकि उसके पास मास ज्यादा है, मुझे पता है, लेकिन जितने फोर्स से ये मारेगा उतने ही फोर्स से वो भी मारेगा। समझ रहे हो? तो ये सही है क्या? तो देखो ये पूरी तरीके से नहीं है। क्यों? क्योंकि फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन बताना जरूरी होता है। अगर F21 इधर जा रहा है, F12 इधर जा रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन तो अपोजिट है। तो किसी एक को पॉजिटिव ले लो, मतलब इसको मान लेते हैं पॉजिटिव और इसको मान लेते हैं नेगेटिव। वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है। तो चलिए आप लोग किसी को भी नेगेटिव मान सकते हो, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है। इसको नेगेटिव लोगे तो इसको पॉजिटिव लेना, इसको नेगेटिव लोगे तो इसको पॉजिटिव लेना। तो इस टाइम पे मैं इसको नेगेटिव मान के चलता हूँ, ठीक है। इस टाइम पे मैं इसको नेगेटिव मान के चलता हूँ। आई होप आपको ये समझ रहा होगा। तो चलिए आगे हम लोग इसको देख लेते हैं। अब मुझे बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए। अब इस F इज इक्वल टू एम ए के जगह पे मैं एम ए लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू, मुझे बताओ ये एम ए तो लिख दिया, लेकिन ये जो फोर्स लग रहा है ये किसके ऊपर लग रहा है? पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है ना, पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है। तो पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स लगेगा तो मास किसका होगा? पहले ऑब्जेक्ट का ही होगा। एक्सेलरेशन किस में आएगा? पहले ऑब्जेक्ट में ही आएगा। ये वाला किसका है? ये वाला दूसरे ऑब्जेक्ट का है, ये वाला दूसरे ऑब्जेक्ट का है। तो ये एम ए, बट कौन सा एम है? ये फोर्स किस पर लग रहा है? दूसरे ऑब्जेक्ट पर लग रहा है। तो किसका मास होगा? दूसरे ऑब्जेक्ट का। एक्सेलरेशन किस में आएगा? दूसरे ऑब्जेक्ट पे ही आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ गया होगा। m1a1 इज इक्वल टू माइनस m2a2। अब मुझे बताओ एक्सेलरेशन क्या होता है भैया, बता दो, आज तो बता दो कि एक्सेलरेशन क्या होता है। व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टी। ओके, m1। अब मुझे बताओ इस a के जगह पर क्या मैं v1 माइनस u1 अपॉन में t1 लिख सकता हूं? बोलो हाँ लिख सकते हो सर, लिख सकते हो भैया, जो भी बोल लो, ठीक है। माइनस m2 तो m2 ही रहेगा। इस a2 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? तो इस a2 की जगह पर क्या मैं v2 माइनस u2 अपॉन में t2 नहीं लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं भाई, लिख सकता हूं ना। ये तो वो जगह मैंने इसलिए छोड़ के रखी, ये जो कंडीशन है ये यहाँ से आई है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, वहाँ पर थोड़ा लगेगा थोड़ा सा बोर्ड, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ क्या ये T1 और T2 बराबर नहीं है? क्या ये T1 और T2 बराबर नहीं है? अरे भाई एक्शन जिस टाइम पे होता है उसी टाइम पे तो रिएक्शन भी होता है। एक्शन और रिएक्शन फोर्स का जो टाइम होता है वो सेम होता है। दोनों एक दूसरे एक ही साथ एक्शन, एक ही टाइम पे रिएक्शन, कोई डिले नहीं होता। तो ये T1 और T2 तो बराबर रहेगा ना, T1 और T2 बराबर रहेगा। तो जब ये T1 और T2 बराबर रहेगा तो मैं इसको उस साइड लेके कैंसिल कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आगे देखते हैं, तो क्या बचेगा? m1 ब्रैकेट में क्या बचेगा? v1 माइनस u1 इज इक्वल टू माइनस m2 ब्रैकेट में क्या बचेगा? v2 माइनस u2। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, क्यों? क्योंकि T1 जो है वो T2 के बराबर है। T1 जो है वो T2 के बराबर है। अब आगे का हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। मुझे बताओ ये m1 अंदर जाके इस v1 को मल्टीप्लाई करेगा, ये m1 अंदर जाके इस u1 को मल्टीप्लाई करेगा। सो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा m1 v1 माइनस m1 u1। ठीक है, m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू,
अब मुझे बताओ, ये माइनस M2 है, माइनस M2, जब माइनस M2 इस V2 को मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से होगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस M2 V2, माइनस M2 V2। अब मुझे बताओ, ये माइनस है और ये भी माइनस, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा प्लस, और प्लस क्या हो जाएगा, M2 V2, M2, एक मिनट, सॉरी ये U2 है ना, U2 है भैया, U2, बोलो समझा? इतना समझ में आया क्या? देखो जरा, इतना समझ में आया? देखो, बोलो समझा क्या? बोलो। आई होप आपको इतना समझ गया होगा। ये समझ आया ना, M1 V1 माइनस M1 U1 इज इक्वल टू माइनस M2 को मल्टीप्लाई V2 से होगा माइनस M2 V2। अब माइनस M2 का मल्टीप्लाई प्लस U2 से होगा, तो प्लस माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है ना, तो प्लस M2 U2। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन में ये दो चीज माइनस है और ये दो चीज प्लस है, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे को दोनों चीज, मेरे को इसमें इस इक्वेशन में जो भी है ना, सब कुछ मेरे को पॉजिटिव चाहिए, सब कुछ मेरे को प्लस में चाहिए। तो देखो मैं क्या कर सकता हूं, मैं M1 V1 को तो वैसे ही लिखता हूं, ये माइनस M2 V2 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस M2 V2 इज इक्वल टू, ये M1 U1 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस M1 U1 प्लस, और ये M2 V2 तो इधर बचा ही था ना, M2 U2। बोलो समझा? कुछ नहीं किया है, इसको इस साइड लेकर आ गए इक्वल टू के इस साइड, और इसको इक्वल टू के उस साइड लेकर चले गए। ठीक है, आई होप आपको समझा होगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, अगर ये इसके इक्वल है तो ये भी तो इसके इक्वल है, तो अगर मैं इसको पहले लिख दूं, इसको बाद में लिख दूं, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। अगर 2 इक्वल टू 4 है तो 4 इक्वल टू 2 भी तो है, तो ये इक्वल टू ये है, तो ये इक्वल टू ये भी तो है, तो मैं इसको थोड़ा सा रिवर्स करके लिख देता हूँ, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। This is the required equation of conservation of law of conservation of momentum। ठीक है, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, यही हम लोग को चाहिए था, ये हम लोग को चाहिए था। अच्छा, ये इक्वेशन बोल क्या रहा है? ये इक्वेशन क्या बोल रहा है? तो देखो, ये इक्वेशन ये बोल रहा है कि टोटल मोमेंटम ये कैसा, देखो M1 U1 प्लस M2 U2 इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी तब थी जब हम लोग, ये बिफोर कोलाइजन वाला है ना, बिफोर कोलाइजन वाला। ठीक है, तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलाइजन वो इक्वल है, किसके इक्वल है? ये स्टार्टिंग में तो U वेलोसिटी से चल रहे थे, जब इनकी टक्कर हुई उसके बाद इसमें जो इसका जो फाइनल वेलोसिटी था वो V1 हो गया, इसका जो फाइनल वेलोसिटी था वो V2 हो गया। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलाइजन इक्वल्स टू होता है आफ्टर, आई एम सॉरी, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। बोलो, कोलिजन समझ आया? कुछ नहीं कर रहे, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से भिड़ा रहे हैं बस। ठीक है, आई होप आपको ये समझ गया होगा। तो ठीक है, बड़ा ही आसान सा डेरिवेशन था, ऐसा कुछ खास नहीं था। यहाँ पर आप लोग चाहो तो जब एग्जाम में लिखोगे तो इसको लिख देना, ओरिजिनेटेड फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, यहाँ पर लिख देना। ठीक है, बड़ा ही आसान सा डेरिवेशन था, कुछ रिपीट करने की तो ज़रूरत होगी नहीं, बाकी सब देखो आसान ही है। बस ये F12 F21 को इक्वल किया, अब एक इधर जा रहा था, एक इधर, एक साइड, एक फोर्स दोनों इस साइड लग रहे थे, दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन था, तो एक को माइनस में ले लिया, उसके बाद M1 F इक्वल टू M करके ये लिख दिया, फिर उसके बाद A जो होता है वो V माइनस U अपॉन T होता है, तो उससे ये लिख दिया, उसके बाद इधर उधर करके ये आंसर लेकर आ गए हम लोग। आई होप आपको ये समझा होगा। ठीक है, अभी मुझे पता है ये पूरी तरीके से थोड़ा बहुत होगा कि ये क्या कर रहे हैं हम लोग, तो चलिए कुछ इसके न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं एनसीईआरटी के, बहुत अच्छे। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। चलिए न्यूमेरिकल्स शुरू करते हैं। आपके लिए एक और आसान से क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन इतना आसान है कि मुझे नहीं लग रहा इसमें मेरी ज़रूरत है, आप लोग उसको खुद ही फोड़ सकते हो। ठीक है, फोड़ना मतलब पत्थर मत उठाना। ठीक है, कॉपी पेन उठाना और कॉपी पेन उठाकर जल्दी से सॉल्व कर दो। देखो, अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजेंटली फायर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 120 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ मास 2 kg। व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल? रिकॉइल वेलोसिटी क्या होता है बताओ जरा, रिकॉइल वेलोसिटी क्या होता है? रिकॉइल वेलोसिटी क्या होता है? ऐसी वेलोसिटी जिसमें जब हम लोग बंदूक से गोली निकालते हैं तो गोली आगे जाती है, लेकिन बंदूक जो है, जो पिस्टल है, वो पीछे आती है। तो जिस वेलोसिटी से वो जो पिस्टल है वो पीछे आती है, जिस वेलोसिटी से वो जो पिस्टल है वो पीछे आती है, उस वेलोसिटी को रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं। पिछले लेक्चर में देखा था ना, अरे बंदूक ऐसे नहीं चलाई जाती, बंदूक चलाने के लिए दोनों हाथ पकड़ना पड़ता है, एकदम कस के बंदूक को पकड़ना पड़ता है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा पीछे आती है। तो देखो, जैसे ही गोली निकलेगी, जैसे इसमें से गोली निकलेगी, ये बंदूक थोड़ा सा पीछे आएगी। तो जिस वेलोसिटी से ये बंदूक थोड़ा सा पीछे आएगी, उस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। ठीक है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं था इसमें। अब देखो, अब बुलेट ऑफ मास 20 kg। चलो यहाँ पर हम लोग एक बंदूक बना लेते हैं। ठीक है, मेरे ज़माने की बंदूक है, हंसना मत। ठीक है, एलियन वाली। ठीक है, तो देखो, अ बुलेट ऑफ मास 20 kg, इसका मतलब ये जो मास दिया है ना 20 ग्राम, वो किसका दिया है? वो इस बुलेट का दिया है, हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 120 मीटर पर सेकंड। अब मुझे बताओ, अगर इस पिस्टल में, मतलब इस बुलेट को, इस बुलेट का जो भी कुछ है उसको मैं 2 मान लूँ, 2, और ये जो गन है इसको मैं सब कुछ इसका 1 मान लूँ, तो मुझे बताओ, इनिशियली जब मैंने फायर नहीं किया था तो पिस्टल और गन, मतलब पिस्टल और बुलेट दोनों कैसे थे? दोनों रेस्ट में ही थे। तो दोनों का, पिस्टल का भी और बुलेट का भी इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 0। अरे इनिशियल वेलोसिटी तो 0 था ना, कुछ फायर वायर नहीं किया था। तो सबसे पहले देखो, ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले तो जो गिवन रहता है वो लिख लिया करो। मुझे बताओ गिवन क्या है कि जो U1 है, हाँ, ये जो 1 है वो हम लोग पिस्टल के लिए यूज़ करेंगे, फॉर पिस्टल 1 और फॉर बुलेट 2। ठीक है, तो U1 है 0 मीटर पर सेकेंड। मुझे बताओ बुलेट U2 कितना है? 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मुझे बताओ U1 U1 तो लिख लिया ना, M1 कितना है? M1 मतलब मास ऑफ पिस्टल। तो पिस्टल का मास दिया है ना, फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ मास 2 kg, सो 2 kg। M2 मास ऑफ बुलेट 20 ग्राम। अब ग्राम से काम नहीं चलेगा, तो इसको किलोग्राम में करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, सो ये गया, सो ये 0.02 किलोग्राम आएगा। ठीक है, U1 लिख लिया, U2 लिख लिया, M1 लिख लिया, M2 लिख लिया, बचा गया V1 और V2। मुझे बताओ V1 कितना है? V1 मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, नहीं सॉरी, बुलेट नहीं, 1 हम लोग गन के लिए ले रहे थे ना, हाँ, तो गन। तो ये इनिशियल वेलोसिटी जो है ना, उसी को यहाँ पर रिकॉइल वेलोसिटी बोला गया है, ध्यान रखना। ये जो फाइनल वेलोसिटी है, U1 मतलब फाइनल वेलोसिटी, वो जो फाइनल वेलोसिटी है उसी को रिकॉइल वेलोसिटी बोला है, वही है। तो वही हम लोग को फाइंड करना है, तो ये क्वेश्चन मार्क। अब मुझे बताओ V2 कितना दिया है ना, देखो 150 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ पिस्टल, तो 150 मीटर पर सेकेंड। सब कुछ तो आपको मिल गया, फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो। अब क्या बचा ही क्या इसमें? ठीक है, बस इतना ही काम था। करो एक बार ज़रा खुद से ट्राई करो। आई होप आप लोग कर लिए होंगे। देखो, स्टार्टिंग में दोनों रेस्ट पर थे, मतलब दोनों का इनिशियल वेलोसिटी 0। ये M1 मास है बुलेट का, M1 मास है गन का, M2 मास है बुलेट का। V1 वेलोसिटी हम लोग को फाइंड करनी है, वही हम लोग की रिकॉइल वेलोसिटी है, वही तो है रिकॉइल वेलोसिटी। और V2 हम लोग को दिया है, बुलेट जिस स्पीड से जा रही है वो तो दिया ही है। तो सिंपल से क्या लगाएंगे? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है? M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2, यही तो बोलता है। अब आगे देखो, अगर ये M1 दिया है, M2 भी दिया है, लेकिन U1 कितना है? 0, U2 कितना है? 0, तो ये दोनों टर्म तो हो गया 0 प्लस 0। अरे किसी का भी 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी होगा, 0 ही तो आएगा, तो 0। अब M1 क्या दिया है? 2 kg, 2। V1 रिकॉइल वेलोसिटी निकालना तो है, वही तो निकालना है, सो 2V1 प्लस M2 कितना दिया है? 0.02 kg, 0.02
और v2 कितना दिया है 150 मीटर पर सेकेंड इंटू 150, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो। अब देखो ये +2 मतलब ये 2v1 है, ये इस साइड आएगा तो -2v1 हो जाएगा, और ये क्या 0.02 इंटू 150 है ना। क्या करोगे, इसको यहाँ से हटा दो, इसको 100 से डिवाइड कर दो, ये कितना हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, ये कितना 250, ये 0 से 0 गया, ये यहाँ पर कटा 3, सो -2v1 इज इक्वल टू 3 आ गया। अब मुझे बताओ v1 कितना आएगा, v1 आएगा -3/2। अब v1 कितना आएगा, v1 आएगा -1.5 क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मत बोलना, मीटर पर सेकेंड ओनली, वेलोसिटी का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिया है। अच्छा मुझे ये बताओ ये माइनस क्यों आया, कौन बताएगा? सर मैं बताऊं, सर बताओ। तो देखो ये माइनस इसलिए आया है क्योंकि जैसे हम लोगों ने फायर किया तो बुलेट किधर जा रही है, आगे। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन किधर जा रही है, पीछे। बुलेट आगे, ये बुलेट आगे गन पीछे, बुलेट आगे गन पीछे, मतलब बुलेट का वेलोसिटी किधर है, इधर है, गन का वेलोसिटी किधर है, इधर है। तो इसी डायरेक्शन ऑपोजिट है ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर, इसीलिए बस वो इतना ही बता रहा है कि उसका जो डायरेक्शन है वो गन के इसके बुलेट के डायरेक्शन से ऑपोजिट है, बस इतना ही है, ठीक है। आई होप आपने इसको कर लिया होगा। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चलिए। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझना, ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें कॉमन वेलोसिटी नाम का एक चीज़ आता है। कॉमन वेलोसिटी कॉमन वेलोसिटी मतलब क्या, सेम वेलोसिटी, ठीक है। देखो अ गर्ल ऑफ मास 40 kg jumps with a horizontal velocity of 5 meter per second onto a stationary cart with a frictionless wheels. The mass of the cart is 3 kg. What is her velocity as the cart starts moving? एक गर्ल है, ठीक है, गर्ल चलो बॉय समझ लेते हैं, ठीक है, जो भी है गर्ल है, ठीक है। वो क्या करते हैं, एक स्टेशनरी कार्ट है, ठीक है, स्टेशनरी कार्ट है, इस पर जंप करती है। स्टेशनरी कार्ट है मतलब उसका u कितना होगा, चलो हम लोग गर्ल को मान लेते हैं कि वो u1 है, ठीक है। इसके लिए हम लोग 1 यूज़ करते हैं, इसके लिए 2 यूज़ करते हैं, तो इसका u2 कितना होगा 0, क्योंकि कार्ट स्टेशनरी है। और देखो अ गर्ल ऑफ मास, गर्ल का मास दिया मतलब m1 दिया है कितना 40 kg, और देखो विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, ये इसका इनिशियल वेलोसिटी दिया है, किसका, गर्ल का, कितना 5 मीटर पर सेकंड। ऑन टू स्टेशनरी कार्ट बोला मतलब कि उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। स्टेशनरी कार्ट विद फ्रिक्शनलेस व्हील्स, द मास ऑफ द कार्ट इज 3 kg, मतलब m2 कितना है 3 kg। व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग, मतलब ये इधर ऐसे जंप करती है, कौन से वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, जिसका मास 40 kg है। अब जैसे ही वो जंप करेगी, ये फ्रिक्शन लेस है तो वो तो आगे बढ़ने लगेगी ना, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये जो गर्ल है वो राइडर बन जाएगी, ठीक है। ये गर्ल इसके साथ शहंशाह की तरह चलने लगेगी, ठीक है, शहंशाह की तरह चलने लगेगी। तो इसके बाद हम लोग को निकालना क्या पता है, ये दोनों किस वेलोसिटी चल रहे हैं। अब मुझे बताओ, जैसे ये इस पर जंप करेगी, दोनों एक साथ चलेंगे, तो दोनों का जो फाइनल वेलोसिटी होगा, दोनों जिस वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे, जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो तो सेम ही होगा ना, इसी को बोलते हैं कॉमन वेलोसिटी। मुझे बताओ v1 इज इक्वल टू, जो v1 होगा वो गर्ल का फाइनल वेलोसिटी, v2 होगा कार्ट का फाइनल वेलोसिटी, लेकिन जैसे ही वो जंप करेगी तो दोनों एक साथ ही तो मूव करेंगे, तो दोनों एक साथ ही तो मूव करेंगे। तो मैं v1 इज इक्वल टू v2 को मैं v मान लेता हूं, सिर्फ v1 इज इक्वल टू v2 को मैं सिर्फ v मान लेता हूं। क्यों माना मैंने v, क्योंकि दोनों एक साथ मूव करने वाले हैं ना। अरे भाई वो जब ऐसे कूदेगी, दोनों एक साथ चलेंगे तो दोनों एक साथ ही तो चलेंगे, तो दोनों का जो फाइनल वेलोसिटी जिस वेलोसिटी चलेंगे वो तो सेम ही रहेगा, तो वो तो v ही रहेगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या निकालते हैं, अभी हम लोग को यही निकालना है कि व्हाट इज हर वेलोसिटी, ये इस v वेलोसिटी से चलेंगे ना, ये कूदने के बाद जिस वेलोसिटी से जाने वाले हैं वही वेलोसिटी हम लोग को निकालना है। तो वही वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करो, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। मुझे बताओ m1 कितना है 40, u1 कितना है 5 प्लस
m2 कितना है 3, लेकिन u2 कितना है 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। m1 कितना है 40, v1 कितना है, v1 कुछ नहीं है, v1 ही निकालना है। तो देखो v1 v2 को हमने v माना है, तो इस v1 को मैं v लिख देता हूं, प्लस m2 कितना है 3, इसको भी तो मैंने v माना है, देखो इसको भी मैंने v माना है, v2 को भी मैंने v माना है, तो मैं v लिख देता हूं, दोनों सेम ही रहेगा, ठीक है। अब देखो, अब 40 इंटू 5 कितना होगा, 5 4 जा 20, मतलब ये 200 आएगा, इज इक्वल टू, यहाँ से मैं v कॉमन ले लेता हूँ, ये कितना बचेगा, यहाँ से मैं v कॉमन ले लेता हूँ, तो ये कितना बचेगा, अरे भाई ये v कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कितना बचेगा 40 + 3 ना, तो ये कितना होगा 200 इज इक्वल टू v, ब्रैकेट में क्या बचेगा 43, तो 43 बच गया। अब मुझे बताओ v कितना आएगा, v आएगा 200 अपॉन 43। इसका मैं आप लोग को होमवर्क देता हूँ, इसको आप लोग सॉल्व करके इधर लिख देना, और जो फाइनल वेलोसिटी आएगा उसको यहाँ पर मीटर पर सेकंड में लिख देना। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग बोलते हैं कॉमन वेलोसिटी, ठीक है, कॉमन वेलोसिटी, ठीक है। कॉमन वेलोसिटी इसलिए बोला क्योंकि जैसे वो जंप करेंगे वैसे ये दोनों एक साथ मूव करने लग जाएंगे। और देखो यहाँ पर इनका जो मास रहेगा वो भी तो ऐड हो जाएगा, तो देखो मास यहाँ पर ऐड भी हो गया है, देखो इसको सॉल्व करके आप लिख लीजिएगा, कुछ आएगा समथिंग 4 दूनी 8, कुछ पॉइंट में आएगा आंसर, चलेगा, आप लोग उसको कर लेना, वो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझा होगा कॉमन वेलोसिटी वाला ऐसे, ठीक है। तो चलिए अभी ये क्वेश्चन में, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जो कि नेक्स्ट टाइप का होगा, ठीक है। देखो जिसको वो गर्ल वाला समझ आया होगा, जो इससे जस्ट हम लोगों ने पहले किया, तो वो इस क्वेश्चन को मेरे बिना भी कर लेगा, लेकिन अगर किसको उसमें भी थोड़ा सा डाउट था तो वो इसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन इसको ट्राई जरूर करना। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है, लग रहा होगा आधा बोर्ड इस क्वेश्चन में भर गया, क्या करेंगे इसमें यार, ऐसा क्या लिखा है, लेकिन इसका सिर्फ वर्ड्स इतने बड़े बड़े लिखे हैं। जब इसका आंसर देखोगे ना, तो जो गर्ल वाले से क्या था उससे भी छोटा है, सही में मजाक नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, समझो, पहले क्वेश्चन को पढ़ा करो अच्छे से 3 से 4 बार। An object of mass 1 kg traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second collides with and sticks to a stationary wooden block object। मान लेते हैं एक बुलेट जैसा कुछ तो है, ठीक है, बुलेट जैसा मान लेते हैं, चल रहा है ना, ठीक है, और यहाँ पर एक वुडन बॉक्स रखा हुआ है। एक तरह समझ लो ये मैंने लिया है, बंदूक लिया है, गोली मारी और इस वुडन बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं, जो मास दिया है इस ट्रेवलिंग ऑब्जेक्ट का, उसका हम लोग मान लेते हैं m1, उसका हम लोग m1 मानकर चलते हैं, वो कितना है 1 kg, ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये u1 दिया है, कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे बताओ ये जो वुडन बॉक्स है ये स्टेशनरी है ना, ये स्टेशनरी है, मतलब u2 कितना होगा 0 मीटर पर सेकेंड। अरे भाई ये स्टेशनरी है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 ही तो होगा, और वुडन ब्लॉक का मास भी दिया है कितना 5 kg, देखो 5 kg, मतलब m2 कितना दिया है 5 kg। देन दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। इसके बाद क्या होता है पता है, इसके बाद ये वुडन बॉक्स जो था, ये वुडन बॉक्स तो था, साथ में ये जो गोली थी ये इस वुडन बॉक्स के अंदर धंस जाती है और दोनों एक साथ मूव करना शुरू करते हैं। ये गोली यहाँ पर दी नहीं है, मैं आप लोग को सिर्फ समझाने के लिए मान के चल रहा हूँ, ठीक है, वो एक ऑब्जेक्टिव समझ के रखो। अब उसके बाद क्या होता है, अब उसके बाद दोनों साथ में मूव करने लग जाते हैं, सेम वैसे ही ये गर्ल है उस पर कूदी, दोनों साथ में मूव करने लग गए। तो जब ये दोनों साथ में मूव करने लग जाएंगे तो इनका जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो बराबर ही तो होगा, तो उसको मैं v मान लेता हूँ। ये भी कॉमन वेलोसिटी पर ही क्वेश्चन है, तो v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू मैंने v मान लिया, ठीक है। इसके बाद क्या है, स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट। टोटल मोमेंटम कैलकुलेट करना है जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट, मतलब m1 u1 प्लस m2 u2 फाइंड करना है, ठीक है, जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट ना टोटल मोमेंटम, तो m1 u1 प्लस m2 u2 फाइंड करना है, ठीक है, एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट, और उसके बाद m1 v1 प्लस m2 v2 भी फाइंड करना है, ठीक है। और उसके बाद कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। उसके बाद ये जो कंबाइंड ऑब्जेक्ट हुआ इसकी वेलोसिटी याद करनी है, तो इसकी वेलोसिटी तो हम लोग को पता है ना, देखो ना, v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v, v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v, ये दोनों सेम है, इसको हम लोगों ने v मान लिया। अब देखो ये हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वही m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है, ठीक है। m1 कितना दिया है 1 इंटू u1 कितना दिया है 10 प्लस m2 कितना दिया है 5
इंटू U2 कितना दिया है 0। ये वाला जो यहां पर निकलेगा वो निकलेगा टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट, ये इनिशियल मोमेंटम निकल रहा है, और यहां पर फाइनल मोमेंटम, और उसके बाद हम लोग को ये V फाइंड करने के लिए बोला है, ठीक है। M1 कितना दिया है 5, M1 तो 1 दिया है ना, M1 तो 1 दिया है, और ये V कितना दिया है मुझे बताओ। ये V1 को मैंने V माना ना, तो इसको मैं V लिख देता हूं, प्लस M2 कितना दिया है 5, और इस V2 को भी मैंने क्या माना V। अरे भाई जब ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर धस जाएगा तो दोनों एक ही साथ तो मूव करेंगे, दोनों एक ही साथ तो मूव करेंगे। बताओ अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे, मान लो ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, मैंने इस मार्कर को इसके अंदर डाल दिया, अब जब ये दोनों मूव करेंगे तो एक साथ ही तो मूव कर रहे हैं, तो जो इसका वेलोसिटी होगा वही तो इसका वेलोसिटी भी होगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लो, तो ये 10 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये 1v को हम लोग सिर्फ v यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, एक मिनट, v कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, ये 1v प्लस 5v है ना, तो ये कितना हो जाएगा 6v। अब v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/6, अभी कितना आएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, सो v इज इक्वल टू ये 5/3, मतलब ये 1.6 कुछ आएगा, 5 दिए 2 0 1.6, हाँ 1.6 मीटर पर सेकेंड कुछ ऐसा आएगा, 1.6 मीटर पर सेकेंड ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। सो इस वेलोसिटी से वो दोनों बाद में मूव करने लग जाएंगे। आई होप आपको ये समझा होगा। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था लेकिन इसका आंसर देखो ना इतना छोटा सा निकला है, कितना आसान है यार, कितना आसान है, ठीक है, बोलो समझा, ठीक है। तो एक बार आप इसको भी नोट कर लीजिए। मैं एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग को कराऊंगा, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क देने वाला हूँ, एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क देने वाला हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, इसके जैसा ही एक क्वेश्चन मैं इससे पहले आप सबको करा चुका हूँ। ध्यान से इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए, पॉज करके खुद से ट्राई कर लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। आई होप अभी तक आपने खुद से ट्राई कर लिया होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। अ राइफल ऑफ मास 4 kg, एक राइफल है, ठीक है, राइफल है, चूहे के मुंह जैसी लग रही है, ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं, लगती है तो लगने दो। ये राइफल है जिसका मास 4 kg दिया है, मतलब M1, राइफल वाले को सब हम लोग M1 मानते हैं, तो ये 4 kg दिया है। अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, मतलब बुलेट मतलब M2 इज इक्वल टू 50 ग्राम, इज फायर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। अब ये स्टूडेंट लोग पूछते हैं कि ये 35 मीटर पर सेकेंड को हम लोग क्या लें, ये 35 मीटर पर सेकंड को क्या ले, इनिशियल वेलोसिटी मतलब u1 ले कि v1 ले। तो देखो ये इनिशियल वेलोसिटी लिखा है, मतलब स्टार्टिंग में वो रेस्ट पर ही थे, फिर ये जैसे मारा है ना वो इनिशियल, आप लोग को सिर्फ ऐसे कंफ्यूज करने के लिए था। अगर ये यहाँ पर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, अगर ये इनिशियल यहाँ पर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। विथ एन वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकंड, विथ एन वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर, अब स्टार्टिंग में तो ये रेस्ट पे थे ना, तो ये u1 भी कितना है 0, u2 भी कितना है 0, स्टार्टिंग में तो दोनों रेस्ट पर ही थे, स्टार्टिंग में तो रेस्ट पर थे, ठीक है। तो ये 35 क्या दिया है, ये 35 v2 दिया है ना, v2 35 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द इनिशियल, अब देखो यहाँ पर भी इनिशियल दिया है, इसको भी आप लोग कट कर सकते हो, ठीक है। रिकॉइल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो बंदूक पीछे जाएगा वो वेलोसिटी हम लोग को यहाँ पर निकालनी है, मतलब हम लोग को सिंपल सा v1 निकालना है। इसको कैलकुलेट कर सकते हो, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। u1 कितना है 0, u2 कितना है 0, तो ये पूरा टर्म 0, ये पूरा टर्म 0, तो ये 0 प्लस 0 इज इक्वल टू, अभी आगे कर ही सकते हो ना, m1 v1, m1 और v1 हम लोग को निकालना है, तो m1 कितना है 4 इंटू v1 प्लस m2 कितना है 50, आई एम सॉरी, इसको उसमें कन्वर्ट करेंगे ना किलोग्राम में, सो ये 0 से 0 कट, ये आएगा 0.05, ठीक है। तो 0.05 इंटू v2, सो 0.05 इंटू v2 कितना दिया, v2 दिया तो है 35, ठीक है। अब 4v1 इधर आएगा तो माइनस 4v1 इज इक्वल टू, अब 35 इंटू 5 करेंगे तो 35 इंटू 5 करेंगे तो 5 5 25 का 5 हासिल, तो 5 5 5 10 5 3 15 16 17 17 1 2 1 2 1.75, फिर v1 इज इक्वल टू 1.75 अपॉन में -4, ठीक है। ये
फिर यहाँ पर जो भी आपका आंसर आएगा आप लोग आंसर लिख देना, कमेंट सेक्शन में आंसर दे देना। जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, माइनस में क्यों आएगा वो आप लोग जानते हो, क्योंकि गोली जब आगे जाएगी तो बंदों को पीछे की ओर धकेलेगी, गोली जब आगे जाएगी बंदों को पीछे की ओर धकेलेगी, इसलिए वो माइनस में आएगा। डायरेक्शन ऑपोजिट है, गोली आगे जाएगी बंदों को पीछे की ओर धकेलेगी, तो ये पीछे की ओर ऑपोजिट वेलोसिटी को बताने के लिए यहाँ पर माइनस आया है। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ गया होगा। चलिए मैं एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के लिए दे देता हूँ, उसको करके कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखना। चलिए इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, और इसका जो आंसर है वो आपको भेजना है। इसमें क्या क्या हो रहा है वो मैं एक बार आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, हिंट बोलते हैं ना जिसको, वो एक बुलेट है। ये क्वेश्चन मैं इससे पहले करा चुका हूँ। एक बुलेट है, बुलेट ट्रेवलिंग एट, जिसका स्पीड भी दिया है, मास भी दिया है, स्ट्राइक्स एंड रिमेन्स एम्बेडेड इन अ टू, मतलब ये एक कुछ तो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये कुछ तो ऑब्जेक्ट है, ये बुलेट इसको जाके मारती है और इसी के अंदर धंस जाती है, इसको जाके मारती है और इसी के अंदर धंस जाती है, जो कि ये पहले से कैसा स्टेशनरी है कि इसका कितना मास है, 2 किलोग्राम मास है, विच इज ओरिजिनली एट रेस्ट, मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है बट फ्री टू मूव, फ्रीली मूव कर सकता है। एट व्हाट स्पीड डज द टारगेट मूव ऑफ। अब ये गोली जब इसमें जाएगी तो इसमें धंस जाती है। देखो ना यहाँ पर लिखा रिमेन्स एम्बेडेड, एम्बेडेड का मतलब होता है धंस जाना, वो ऐसे जाएगी और उसके अंदर धंस जाएगा। धंस जाएगी तो दोनों एक साथ मूव करेंगे, मतलब उनका जो फाइनल वेलोसिटी v1 = v2 = v लेना है आप लोग को। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को एक बार आप करने का ट्राई कीजिए, फिर भी अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और इसका जो आंसर है वो आप लोग मुझे कमेंट करोगे। ठीक है, सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अभी अगला जो लेक्चर होगा वो प्योरली सिर्फ न्यूमेरिकल्स पर होगा, जिसमें हम लोग पीछे का जो न्यूटन्स का सेकंड लॉ है ना, उस पर भी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ और नए नए टाइप के न्यूमेरिकल्स आते रहेंगे। ठीक है, इसको करके ज़रूर भेजना कमेंट में, ताकि मेरे को पता चले कि आप लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगली बार ज्वाइन ज़रूर होना। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।